हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 7 का, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस आपका यूनिट 1 दैट इज़ बैंकिंग, और ये सब टॉपिक उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 2 बैंकिंग रेगुलेशन, तो उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 इंश्योरेंस एंड यूनिट 4 इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। दैट इज़ आपका यूनिट 1 इज़ बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है इसके अंदर जो आता है दैट इज बैंकिंग कोर बिजनेस। तो बेसिकली बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग है क्या। तो बैंकिंग जो होती है मेनली इन्वॉल्व करती है कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल। तो जब हम लोगों से पैसे लेते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं। एंड जब हम वो पैसे और बाकी लोगों को देते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। जो बैंक्स देते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है। तो दिस प्रोसेस हेल्प्स मनी मूव फ्रॉम पीपल हु हैव एक्स्ट्रा सेविंग्स, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, एंड जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उन तक पैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रोल बैंक्स हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी बाय मेकिंग श्योर मनी इज यूज प्रोडक्टिवली इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग आइडल और इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली इससे क्या होता है, जो बैंक होता है वो इतना मेक श्योर करता है कि पैसे जो होते हैं ऐसे किसी के पास वेकेंट, मतलब खाली नहीं रह रहे, वो बाकी किसी ना किसी के पास जा रहे हैं जिसके लिए वो इसको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इसके अंदर यही है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ अ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो बैंक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कह सकते हो दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, विच मीन रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। पीपल प्रेफर टू कीप देयर मनी इन बैंक्स बिकॉज इट इज सेफ। अब लोग जो होते हैं वो बैंक के अंदर पैसे क्यों डालते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है वो सेफ है, उस पर उनको ब्याज मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट मिल जाता है, एंड उनको जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई पीपल पुट देयर मनी इन बैंक्स। अब देखते हैं डिपॉजिट्स मेक इट इजियर फॉर कस्टमर टू मैनेज डे टू डे पेमेंट्स, हो जाता है इससे। अब हम ये देखते हैं डिपॉजिट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट का देखते हैं। सबसे पहला टाइप है सेविंग्स अकाउंट। तो ये अकाउंट जो होता है नॉर्मली इंडिविजुअल्स रखते हैं ताकि वो डेली सेविंग्स जो होती है और विड्रॉल्स कर सकते हैं। तो अकाउंट बैलेंस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाता है उनको, और साथ साथ जो जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी इजीली मैनेज कर देते हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर। अब करंट अकाउंट देखते हैं कौन यूज़ करता है। तो करंट अकाउंट लोग वो यूज़ करते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो शॉप्स के ओनर होते हैं, और क्योंकि उनको काफ़ी सारी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करनी होती है और बड़ी ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो उनके लिए वो यूज़ करते हैं करंट अकाउंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिक्स डिपॉजिट मतलब जो लमसम अमाउंट होता है हम एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं और काफ़ी महीने तक विद फॉर अ फिक्स पीरियड सच एज 6 मंथ्स, 1 ईयर, और इवन दैट गोज अप टू 5 ईयर, 6 ईयर। इतना लंबे पीरियड तक हम पैसे डाल लेते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। देन इट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसके अंदर क्या होता है, हर महीने एक फिक्स छोटा अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सैलरी, जिनको सैलरी मिलती है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए जिससे फिर वो हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पर डाल लें और उनको उनको इंटरेस्ट मिलता जाए। देन दैट इज सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो बैंक में रख के पैसे सिक्योर होते हैं क्योंकि बैंक्स आरबीआई गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये सब इसका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेंडिंग एंड एडवांसेस के बारे में, आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है। अब इसके अंदर क्या आते हैं, लैंडिंग एंड एडवांसेस के अंदर जो देखते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स, किस टाइप के लोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। तो इंडिविजुअल्स को एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गई, ट्रैवल के लिए, या वेरियस अदर रीजंस के लिए, पर्सनल रीजन जो होते हैं उनके लिए लोन्स चाहिए होते हैं, दैट इज पर्सनल लोन्स। अब हम बात करते हैं बिजनेस लोन्स के बारे में। तो बिजनेसेस को डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए काफ़ी सारे चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बिजनेस लोन्स में आ गया। अब हाउसिंग लोन्स हो गया कि किसी को कोई घर खरीदना है या कुछ खरीदना है, घर से रिलेटेड कोई काम करना है, तो दैट इज हाउसिंग लोन्स। अब इंडस्ट्रियल फाइनेंस हो गया, वो लार्ज प्रोजेक्ट जैसे फैक्ट्रीज हो गई, रोड हो गई, बड़े बड़े प्लांट हो गए, उन सब के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस हो गया। अब सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन्स का पॉइंट देखें तो सिक्योर्ड लोन्स में कोलेटरल होता है। एक कोलेटरल मतलब जैसे आप कोई लोन लेना जाओगे, आपको तो इन रिटर्न आपको एक अपने प्रॉपर्टी के कागज रख दिया आपने, या कोई भी ऐसा कोई प्रूफ रख दिया, दैट इज सिक्योर्ड लोन्स। एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में जो होता है बोरोवर की इनकम जो होती है, तो वो उसके अंदर कोई कोलेटरल नहीं होता। तो बेसिकली आपने देखा होगा कोई ज़मींदार हो गए, मनी लेंडर हो गए, तो वो अनसिक्योर्ड लोन करते हैं, सिक्योर्ड लोन मिलता है बैंक से। अब हम बात करते हैं अभी तक तो ये सब सिंपल था, ये सब आपने पढ़ रखा है।
अब हम बात करते हैं पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स के बारे में। अब पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स कैसे होती है बैंक में, तो पहले देखते हैं होता क्या है। तो बैंक्स कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र, पेमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेफली और क्विकली करने की फैसिलिटी देते हैं। तो पहले कैश और चेक ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग हो गई और 24/7 हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं चेक्स। तो चेक एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो दैट इज़ चेक। उसके बाद काफ़ी नेक्स्ट वे जो है दैट इज़ RTGS, NEFT, IMPS। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें कस्टमर सेफली और इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया UPI एंड डिजिटल वॉलेट, जो कि आजकल हम सभी यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया एंड वेरियस अदर मीन्स। UPI और वॉलेट मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम होते हैं जिनसे हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इजीली। बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए, कार्ड बेस्ड, इससे हमें कोई यूजुअली बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड हम इनके थ्रू ATM से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो गया। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का रोल होता है इंश्योर करना कि डिफरेंट बैंक्स के बीच में जो पेमेंट होते हैं ना वो एक्यूरेटली वेरीफाई और एडजस्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस से जो एरर्स होती हैं और डिले होती है तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो दैट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में बैंकिंग का जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो बैंक्स का एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं जो कि सेवर और बोरोर को कनेक्ट करते हैं। लोगों को रिलायबल बोरोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती और बैंक्स ट्रस्टेड इंटरमीडिएरी बनकर उन प्रोसेस को सेव और स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर कलेक्टिंग सरप्लस फंड्स। तो हाउस होल्ड हो गए, घर हो गए, हमारे बिजनेसेस हो गए, तो अपने एक्स्ट्रा पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं इंस्टेड ऑफ आइडल रखने के। तो बैंक्स उन डिपॉजिट को सेफ रखते हैं। तो दैट इज एक इसका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स टू बोरोअर्स। तो बैंक्स कलेक्टेड डिपॉजिट्स को लोन के फॉर्म में उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनको पैसे की नीड होती है। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स टू बोरोअर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। लेंडिंग से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, तो इससे इकॉनमी ओवरऑल डेवलप होती है। तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क एवेल्युएशन का। एंड तो इट इज़ बेसिकली बैंक्स बोरोअर्स को बैकग्राउंड, रीपेमेंटेबिलिटी और क्रेडिट हिस्ट्री प्रॉपरली चेक करते हैं ताकि लोन डिफॉल्ट का रिस्क कम हो और डिपॉजिटर्स को उनके जो पैसे हैं वो भी सेफ रहें। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया इसका बैंकिंग इंश्योरेंस का, यूनिट 1 का आपका। अब यूनिट 1 का ही सेकेंड टॉपिक आता है बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क, साइज एंड मैच्योरिटी। तो अभी तक का जो सब कुछ तो हमने पढ़ा वो तो बेसिक था। अब थोड़ा हम हल्का सा एडवांस लेवल पे आएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ड्यू टू टेक्नोलॉजी हो गया, फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो गए, या फिर कुछ भी, या फिर कोई इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, कोई गवर्नमेंट के रूल हो गए, वेरियस रीजंस हैं। तो पहले बैंकिंग फिजिकल ब्रांचेस और पेपर वर्क में लिमिटेड थी। अब जैसे हमें कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो हमें बैंक विजिट करना पड़ेगा। बट आज के टाइम पे क्या हो गया कि डिजिटल हो गई, फास्ट हो गई है, हम अपने फ़ोन से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो दैट इज़ क्या है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अब इसके रिस्क के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिस्क। तो मॉडर्न बैंकिंग के साथ साथ रिस्क भी इंक्रीज हुए हैं। पहले मेन रिस्क लोन डिफॉल्ट होता था, पर अब मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम की वजह से मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्क आ गए। पहले तो सिर्फ हम देखते थे कि यही हो गया कि लोन अगर कोई बंदा पे नहीं कर रहा तो दैट इज़ रिस्क। बट अब तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से काफ़ी सारे रिस्क आ गए हैं। अब लेट्स सी कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रेडिट रिस्क। तो ये तब होता है जब बोरोअर लोन रीपे नहीं करता, ये बैंक का प्रॉफिट रिड्यूस करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो दैट इज क्रेडिट रिस्क। सेकेंड इज मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क इंटरेस्ट रेट्स हो गए, स्टॉक प्राइस हो गए, या फिर करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से होता है। तो दैट इज मार्केट रिस्क। हम देख सकते हैं डॉलर का प्राइस कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो दैट इज मार्केट रिस्क। सेकेंड इज लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब बैंक के पास इनफ कैश नहीं होता, तो कस्टमर्स को विड्रॉल डिमांड को मीट करने के लिए मतलब इनफ पैसे नहीं होते। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे बैंक्स, जैसे कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं, छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, तो जिनके पास कम फंड्स होते हैं एंड उनके, अगर आप वहाँ से अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो ट्रांजेक्शन करने में काफ़ी इशू आते हैं। तो दैट इज़ लिक्विडिटी रिस्क। सेकेंड इज ऑपरेशनल रिस्क हो गया। अब जैसे कोई सिस्टम फेलियर हो गया, कुछ साइबर अटैक हो गया,
या फिर कुछ भी ऐसे कोई साइबर अटैक हो गया और बैंक के पास जितने पैसे थे उनका कुछ परसेंट या फिर काफ़ी पैसे वो उनका मतलब वहाँ से चोरी हो गया या फिर कुछ वट एवर दैट इज रीज़न हो गया, एंड बेसिकली जो नॉर्मल लोग हैं उनको उनके पैसे नहीं मिले, तो दैट इज ऑपरेशनल रिस्क हो गया। अब हाँ, क्योंकि नॉर्मल बंदे के तो पैसे डूब गए, अब उसमें वो क्या कर सकता है, तो बट ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रिस्क। तो बैंक्स को आरबीआई रूल्स हो गए, गाइडलाइंस हो गए, कैपिटल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। अगर बैंक रेगुलेशन वायलेट करते हैं तो पेनल्टी लगती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती है, एंड कंप्लायंस इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, दैट इज रेगुलेटरी रिस्क। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है इन साइज के अकॉर्डिंग क्या हुई है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन साइज, तो बैंकिंग इंडस्ट्री साइज में बहुत ग्रो हो चुकी है। बैंकिंग अब सिर्फ फिजिकल ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांच एक्सपेंशन क्या है। तो ट्रेडिशनल ब्रांच एक्सपेंशन के थ्रू बैंक्स विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, सिटीज़ में काफ़ी जगह स्प्रेड हुआ है। इससे फाइनेंशियल एक्सेस इंप्रूव हुआ है, लोगों को काफ़ी उनके घर के पास ब्रांचेस और बैंक की खुली है, तो उनके लिए काफ़ी ईज है। नेक्स्ट इज डिजिटल एक्सपेंशन। तो डिजिटल एक्सपेंशन मतलब ट्रेडिशनल ब्रांच एक्सपेंशन के थ्रू, तो बेसिकली डिजिटल एक्सपेंशन क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग हुई, यूपीआई हो गए, जब इसकी ग्रोथ हुई है तो कस्टमर को ब्रांच विजिट करने की नीड है ही नहीं, तो वो घर बैठे बैठे सारी ट्रांजेक्शन अपनी कर सकता है, तो दैट इज डिजिटल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। तो बैंक्स एक दूसरे के साथ मर्ज एक्वायर हो जाते हैं। आप देखो कुछ कुछ बैंक्स होते हैं कि दोनों बैंक जो हैं उन्होंने म्यूचुअली देखा कि उन दोनों ने म्यूचुअली मर्ज कर दिया, अब दोनों मर्ज हो गए, एक्वायर हो गए, तो वो साथ में ग्रो करेंगे। अब उनका जितना बैलेंस एक के पास था दूसरे के पास भी इतना हो गया, अब दोनों का क्लब हो गया, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल प्रेजेंस। कुछ इंडियन बैंक्स फॉरेन बैंक्स के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, तो ग्लोबल कस्टमर्स हो गए, ग्लोबल कंपनीज हो गई, तो वो भी इनकी सर्विसेज उठा सकती हैं, उनका बेनिफिट ले सकती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो लार्ज साइज बैंक पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर पाते हैं। अब जैसे हर बैंक को कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, अब जितना बड़ा बैंक का साइज होगा तो उतने कॉस्ट कम कर देगी, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन मैच्योरिटी फेज के बारे में। अब ये क्या है, बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसका डिफरेंस को मैच्योरिटी गैप बोलते हैं। तो डिपॉजिटर्स कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं पर लोन्स को एकदम से वापस नहीं कर सकते, तो इस गैप को जो सेफली मैनेज करना है तो बैंक्स का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो इसके अंदर क्या है, सेविंग्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट शॉर्ट नोटिस पर विड्रॉ किए जा सकते हैं, इसलिए बैंक्स को लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म लोन जैसे हाउसिंग फाइनेंस हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, इन्हें क्विकली रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो इसलिए लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी एसेट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट मार्जिन। तो इन बैंक्स अर्न प्रॉफिट बाय पेइंग लोअर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड चार्जिंग हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, तो दैट इज इंटरेस्ट मार्जिन। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बैंक्स प्लान लिक्विडिटी, मेंटेन रिजर्व्स एंड फॉलो रेगुलेटरी रेशियोज। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से विड्रॉल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी थ्रू लिक्विडिटी। तो बैंक्स थोड़ा पैसा कैश फॉर्म में आरबीआई बैलेंसेस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, ताकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा CRR SLR, जिसके ना बैंक को 20% हो गया, 10% हो गया, वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एंड बाकी अपने वो जिससे लोन दे सकते हैं, दैट इज दे हैव टू डू। ठीक है, तो यहीं पे हमारा टॉपिक 2 खत्म होता है। अब टॉपिक 3 के बारे में बात करते हैं, दैट इज एसेट्स ऑफ बैंक्स। तो बैंक एसेट्स को वो सब चीज़ें होती है जिससे बैंक के पास मनी आता है या फिर फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सकती है, जैसे कैश बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, लोन्स हो गई, तो ये सब हो गया जो लोन्स बैंक्स को मिलेंगे वापस, तो दैट इज बैंक्स के लिए हो गई वो एसेट्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं एसेट्स, अब देखते हैं पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एसेट्स गवर्नमेंट के लिए क्या हो गए, बैंक के लिए क्या हो गए, कैश हो गया, जो कैश उनके पास है, बैलेंस विद आरबीआई, जो आरबीआई के उन्होंने थोड़ा बहुत बैलेंस दिया हुआ है, दैट मक्स जो आरबीआई के पास बैंक रखवाते हैं क्योंकि आरबीआई की रिक्वायरमेंट होती है, अब वो भी कल को अगर बैंक को चाहिए तो वो वापस मिलेगी आरबीआई से, तो वो भी उनके लिए एसेट हो गया। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो बैंक शॉर्ट टर्म में अदर बैंक्स को पैसे लेंड करते हैं जिससे लिक्विडिटी मेंटेन होती है, तो दैट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट है लिक्विडिटी बफर।
तो कैश रिजर्व्स बैंक्स को सडन विड्रॉल्स हैंडल करने में हेल्प करते हैं। तो बफर से ऑपरेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं, दैट इज़ लिक्विडिटी बफर। अब बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें बैंक्स को गारंटी रिटर्न मिलता है, तो बैंक्स के लिए ये सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट हो गई। देन हो गई ट्रेजरी बिल्स। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे स्टेबल और लो रिस्क रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक्स लिक्विडिटी और रिटर्न दोनों बैलेंस कर देते हैं इससे। नेक्स्ट हो गई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कंपनीज के बॉन्ड्स में थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं, बैंक्स वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम मिलती है, इससे बैंक को लेंडिंग के बिना भी प्रॉफिट अर्न होता है। नेक्स्ट हो गया एसएलआर रिक्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है, बैंक्स को डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, तो इस रूल से सिस्टम डिसिप्लिन और स्टेबल रहता है। ठीक है, तो दैट इज आपका एसएलआर रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। तो रिटेल लोन्स एंड एडवांसेस क्या हो गया, रिटेल लोन्स हो गए जो नॉर्मल लोगों को हमने लोन्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हो गए कॉर्पोरेट लोन्स हो गए जो कंपनीज को लोन्स देते हैं। बिल डिस्काउंटिंग हो गया। बिल डिस्काउंटिंग शॉर्ट टर्म लेंडिंग मेथड है जिसमें बैंक्स फर्म्स या बिल्स या जो इन्वॉइसेस होते हैं उनको डिस्काउंट करके कैश प्रोवाइड कर देता है, तो दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट हो गया सिक्योर्ड लेंडिंग। तो इसमें क्या होता है, कोलेटरल के साथ एक कोलेटरल लिया जाता है। सिक्योर्ड लोन्स कोलेटरल के साथ दिया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, मशीन के लिए हो गया। कोलेटरल से बैंक का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि बोरोवर डिफॉल्ट अगर करता है तो इन रिटर्न उनको लॉस रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ है, तो दैट इज सिक्योर्ड लेंडिंग। नेक्स्ट इज एसेट क्वालिटी। तो अगर बोरोवर टाइम पर लोन रिपे करता है तो बैंक की एसेट क्वालिटी स्ट्रांग होती है, तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कम होते हैं, बैंक प्रॉफिटेबल और सेफ रहता है, तो दैट इज आपका एसेट क्वालिटी। अब बैंक के अदर एसेट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, एटीएम्स, एक्रूड इनकम हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल एंड इंटेंजिबल्स। तो ये बैंक की हो गई अदर एसेट्स हो गए। अब बैंक की लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, बैंक की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी बैंक की हो गई, सबसे पहले है डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट्स, तो पर्सनल अकाउंट जहाँ पे जिन लोगों ने अपने पैसे डाल रखे हैं बैंक में, तो वो भी कल को बैंक को वापस देने हैं उनको, तो वो भी उनकी लाइबिलिटी हो गई। सिमिलरली जो सेविंग्स अकाउंट के अंदर है वही करेंट अकाउंट के अंदर भी होगी। वही जो फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हो गए। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वो हो गए जो अकाउंट्स इनएक्टिव है, तो उनमें पड़ा हुआ पैसा जो है अनक्लेम्ड है अभी एट द मोमेंट, बट कल को वो पैसा भी कभी भी रिटर्न करना पड़ सकता है, दैट इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। आप देख सकते हैं बोरोइंग के अंदर ये सब हो गए, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बोरोइंग करी है, इंटर बैंक बोरोइंग, इंटरनेशनल बोरोइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अदर पेएबल्स हो गए, कैपिटल रिजर्व्स, जो दीज आर ऑल दो लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। ये बस ऐसे ही बेसिक हमें पढ़ना है, रीड कर लेना आप लोग अगर आप करना चाहो तो, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कहें या फिर ALM कहें, तो ये तब होता है जब बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटीज का टाइम ड्यूरेशन या नेचर मैच नहीं करता। बैंक्स के एसेट्स मेजॉरिटी मेजरली लोन्स और इन्वेस्टमेंट में होते हैं, ठीक है, तो जो मोस्टली लॉन्ग टर्म होते हैं। बैंक की लाइबिलिटी जैसे डिपॉजिट्स हो गई शॉर्ट टर्म होती है, तो कस्टमर्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस मैच में जो पूरी मिसमैच है इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेस क्या होते हैं मिसमैच होने के। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वर्सेस लॉन्ग टर्म लोन्स। तो डिपॉजिट जो होते हैं, लोग पैसे डालते हैं वो शॉर्ट टर्म डालते हैं, जब लोन ले लेते हैं बैंक से तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बैंक के पास थोड़े से पैसे आए और बैंक ज़्यादा पैसे लेंड कर रहा है, तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया सर लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। तो दैट इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वर्सेस लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट हो गया चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। तो डिपॉजिट इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बैंक के पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, और बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है तो बैंक के पास कम रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो लोन भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। एंड पुअर लिक्विडिटी प्लानिंग। तो अगर बैंक डेली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट प्लान नहीं करता तो शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या होता है जब हम कहते हैं ऐसा लायबिलिटी मिसमैच जब हो जाती है। तो लिक्विडिटी शॉर्टेज, तो सबसे पहले तो इसके अंदर लिक्विडिटी शॉर्टेज है, तो सडन विड्रॉल्स होने पर बैंक को पैसे लाने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो दैट इज लिक्विडिटी शॉर्टेज। नेक्स्ट हो गया इंटरेस्ट लॉस।
अगर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट बढ़ जाए, लोन इंटरेस्ट फिक्स्ड रहे, तो बैंक का मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, तो दैट इज इंटरेस्ट लॉस। देन हायर फाइनेंशियल रिस्क, तो अनकंट्रोल मिसमैच जब हो जाता है तो बैंक की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा देता है बैंक को, दैट इज हायर फाइनेंशियल रिस्क। अब बैंक्स कैसे मैनेज करते हैं इसको? लिक्विडिटी रिजर्व्स रखते हैं, पहले से थोड़ा बहुत रिजर्व्स अपने पास रख लेते हैं, तो वो एक तरीका है मैनेज करने का। अब आरबीआई की गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे तब भी एक हायर चांस है कि उनका पूरा मैनेज रहे। एसेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एसेट डाइवर्सिफिकेशन में होता है बैंक्स जो होते हैं लेंड टू डिफरेंट सेक्टर्स और मेंटेन बैलेंस पोर्टफोलियोज। तो बैंक डाइवर्स सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखते हैं, दैट इज आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया बैंक कैपिटल आपका। अब बैंक कैपिटल वो फंड होते हैं जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किए होते हैं और बैंक ने रिटेन किए होते हैं। तो कैपिटल एक क्वेश्चन की तरह होता है, काम करता है, जिससे बैंक्स को अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होते हैं वो एब्जॉर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ना कॉम्पोनेंट्स के होते हैं बैंक कैपिटल के, दैट इज शेयर कैपिटल हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वो पैसा जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स ने बैंक स्टार्ट करते टाइम जो कंट्रीब्यूट किया होता है वो शेयर कैपिटल होता है। नेक्स्ट हो गया स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो रेगुलेटरी लॉस के अकॉर्डिंग बैंक्स को कुछ रिजर्व्स मैंडेटरी मेंटेन करने होते हैं ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन बना रहे, तो दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो नेक्स्ट हो गया रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? बैंक्स के जो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है डिविडेंड के, अब जैसे कुछ पोर्शन होता है डिविडेंड के थ्रू दे देता है वो बैंक्स, बाकी कुछ पोर्शन ऐसे भी होता है जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, रिटेन करता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स वो होती है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कोर कैपिटल होता है जो लॉसेस एब्जॉर्व कर सकता है। सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है जो फाइनेंशियल प्रेशर के टाइम बैंक को एडिशन सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे ही है, बस आप इनका नाम देख लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक कैपिटल। तो एब्जॉर्व लॉसेस सबसे पहले आता है, एब्जॉर्व लॉसेस। तो कैपिटल नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और फाइनेंशियल लॉस को एब्जॉर्व करता है। अब और इसके साथ साथ लोन जो होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है, शॉक को एब्जॉर्व करता है, और साथ में उसका फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है सपोर्ट लेंडिंग, देन इंक्रीजेस ट्रस्ट, देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर देखते हैं इंक्रीजेस ट्रस्ट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बैंक कैपिटल से कस्टमर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इंक्रीजेस ट्रस्ट। एंड देन आरबीआई और जो काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं बैंक्स को मिनिमम कैपिटल मेंटेन करने के लिए कहते हैं, और दैट इज आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक कैपिटल के बारे में। अब बात करते हैं फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बैंक्स को दो तरीके से इनकम अर्न करते हैं। तो सबसे पहले होता है फंड बेस्ड इनकम। तो जब बैंक अपना पैसा लेंड करता है या फिर इन्वेस्ट करता है, हायर रिस्क होता है जहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि बैंक्स को जहाँ पे हायर रिस्क होता है क्योंकि बैंक्स का पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट तरीका है फी बेस्ड इनकम। तो जब बैंक लैंडिंग नहीं करता तो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करके फीस, कमीशन और चार्जेस अर्न करता है, तो वहाँ पे रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो मॉडर्न बैंकिंग जो आजकल के टाइम पे बैंकिंग होती है उसमें दोनों टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड बेस्ड बैंकिंग, फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में। आपने सबने देखा फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में लोन्स और एडवांसेस आ गए, लोन्स दिए, एडवांसेस आ गए, कैश ये हो गया। नेक्स्ट हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, हाउसिंग एंड कमर्शियल लेंडिंग। तो उसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कस्टमर्स अपने अकाउंट बैलेंसेस से ज़्यादा पैसे शॉर्ट टर्म के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट हो गया बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग बैंक फर्म्स के ट्रेड बिल्स या इन्वॉइसेस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट दे सकता है, तो लेटर पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इसकी बिल डिस्काउंटिंग से। देन हाउसिंग एंड कमर्शियल लेंडिंग। तो बैंक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टडी इंटरेस्ट मिल जाता है और इनकम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो दैट इज़ आपका हाउसिंग एंड कमर्शियल लेंडिंग। अब फी बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ सर्विस चार्ज से इनकम होती है। तो बेसिकली फ़ी बेस्ड एक्टिविटीज़ लेंडिंग नहीं होती, ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिर्फ सर्विस बेस्ड चार्जेस से इनकम होती है, ये सेफर और स्टेबल होती है। तो सबसे पहले इसके देखते हैं क्या है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बैंक्स अपने नेटवर्क के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है और इन रिटर्न बैंक्स को कमीशन मिलता है।
तो सिमिलरली जैसे इंश्योरेंस उसने सेल करी तो कोई थर्ड कंपनी, कोई कंपनी है उसकी इंश्योरेंस बैंक ने सेल करी, तो वो कंपनी क्या करेगी, बैंक को अपना कमीशन देगी उस हर एक पॉलिसी जो सोल्ड आउट हुई है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो कस्टमर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली बैंक से ही ले सकते हैं, तो उसके अंदर जो फीस होती है बैंक को वो मिल जाती है। आपके कोई एटीएम चार्जेस हो गए, अब जैसे आपका एटीएम का कार्ड है, आपका कोई डेबिट कार्ड है, उससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो भी एक फीस के वो भी एक फीस ही हो गई। नेक्स्ट हो गया एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो बैंक्स कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं और जो होते हैं वो फीस चार्ज करते हैं रिटर्न। देन हो गया गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक्स बिजनेस डील्स में गारंटी प्रोवाइड करते हैं और कमीशन अर्न करते हैं। तो ठीक है, दैट इज आपका गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक नंबर 8 के बारे में, दैट इज ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज। अब आपको इसमें थोड़ा लग सकता है कि ये चीज़ हमने पहली बार थोड़ा नहीं देखी, अभी तक तो सब कॉमन चीज़ें थी। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है ये। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बैंक के बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के फॉर्म में शो नहीं होती। इन एक्टिविटीज में तुरंत लेंडिंग या डिपॉजिट मूवमेंट नहीं होता, तो बैंक बस गारंटी या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके बदले कमीशन अर्न करता है। तो दैट इज आपका ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज। अब ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज जो होती हैं वो मॉडर्न बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती हैं विदाउट अफेक्टिंग बैंक की लिक्विडिटी को अफेक्ट किए बिना एडिशनल इनकम जनरेट कर देती है। अब लेंडिंग स्लो हो जाए तब भी बैंक को अर्निंग मिलती रहती है, तो लेकिन इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। मतलब अगर कस्टमर अपनी ऑब्लिगेशन, जो कस्टमर की ऑब्लिगेशन है वो पूरा ना करे तो बैंक को पेमेंट करना पड़ सकता है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या। अब कॉमन ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी सारे बैंक्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है बैंक गारंटी। तो बैंक किसी बिजनेस या कस्टमर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को गारंटी देता है कि अगर कस्टमर अपनी पेमेंट कमिटमेंट फुलफिल ना करे तो बैंक पे करेगा, तो बैंक इस सर्विस के लिए फी अर्न करता है। तो दैट इज आपका बैंक गारंटी हो गया। नेक्स्ट हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो बैंक सेलर को गारंटी देता है कि पेमेंट कंडीशन फुलफिल होने पर मिल जाएगी, तो इससे बिजनेस ट्रांजैक्शन सेफर हो जाती है और ट्रस्टवर्दी भी हो जाती है। तो दैट इज आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट हो गया डेरिवेटिव्स एंड स्वैप्स। तो करेंसी रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, कमोडिटी प्राइस जो होती है, फिर ठीक है, तो या फिर रिस्क हेज करने के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं, तो बैंक्स इन पे भी एक फीस अर्न कर देता है विदाउट इवन लेंडिंग मनी, तो यहाँ पे बैंक फीस अर्न कर लेता है। नेक्स्ट हो गया लोन कमिटमेंट्स। अब बैंक प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में लोन प्रोवाइड करेगा इफ कस्टमर कंडीशंस जो होता है आपको मीट करता है। अब इमीडिएट लेंडिंग नहीं होती है इसमें, पर बैंक कमिटमेंट चार्जेस अर्न कर देता है, तो दैट इज आपका लोन कमिटमेंट। नेक्स्ट हो गया अंडरराइटिंग सर्विसेज। तो जब कंपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज जो होती है वो इशू करते हैं, तो बैंक सेल गारंटी कर देता है कि हम सेल कर देंगे। बैंक इस रिस्क के बदले अंडरराइटिंग फीस होती है, अंडरराइटिंग फीस, तो वो अर्न कर देता है। दैट इज आपका कॉमन ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज जो बैंक करता है, वो होती है ये। आप देखते हैं जो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैटर भी क्यों करती हैं, तो वो होता है सबसे पहले इसके ना पॉइंट आ जाता है नो इमीडिएट कैश आउटफ्लो। तो बैंक्स को तुरंत पैसे लेंड नहीं करने पड़ते, किसी को ऐसे कोई पैसे लेंड नहीं कर, जितने पैसे हैं उतने ही हैं और उससे अर्निंग भी हो रही है, तो दैट इज़ नो इमीडिएट कैश आउटफ्लो। अब बैंक के लिए एक्स्ट्रा इनकम ही बन जाती है, जो कमीशन मिलता है, एडवाइसरी चार्जेस मिलते हैं, फीस मिलती है, इंटरेस्ट इनकम पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। तो इंटरेस्ट जो बैंक को लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर यही सब है, तो उस पर डिपेंडेंस कम हो जाती है और बैंक के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। सपोर्ट ट्रेड एंड बिजनेस। तो गारंटीड और लेटर ऑफ क्रेडिट जो हमने देखा था, तो बिजनेस को स्मूथ और सेफ बनाते हैं, स्पेशली ग्लोबल ट्रेड को। अब नेक्स्ट हो गया लोअर रिस्क देन लोन्स। तो जब हम लोन्स देते हैं तो ये भी होता है कि मे बी पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, बैड डेप्ट होगा या फिर कुछ होगा, तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सेफ ये हो जाती हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़, तो इसलिए बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ट्रेंड्स इन बैंक बैलेंस शीट्स। तो
तो बैंक बैलेंस शीट्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की वजह से काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो पहले बैलेंस शीट कैश, सिंपल डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट लोन से डोमिनेटेड होती थी, बट आज बैलेंस शीट डाइवर्सिफाइड एसेट्स, हायर कैपिटल, रिटेल लोन्स एंड फी बेस्ड इनकम शो करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये सब शो करती हैं इसके अंदर। अब मॉडर्न बैलेंस शीट फिजिकल ब्रांचेस पर कम डिपेंडेंट होती है और डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स से बैंकिंग सेफर, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और कस्टमर फ्रेंडली हो गई है। ठीक है, तो दैट इज आपका ट्रेंड्स जो होते हैं, जो इसके ट्रेंड्स है। अब देखते हैं मेजर ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। अब मेजर ट्रेंड्स देखते हैं डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा होगा क्या क्या हमने रिसेंटली ट्रेंड देखा है जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं पहले से, तो दैट इज डिजिटल बैंकिंग। पहले लोग ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते थे, अब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं दैट थ्रू यूपीआई, तो दैट इज डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ। नेक्स्ट हो गया राइज इन फी बेस्ड इनकम। तो इंश्योरेंस की सेल हो गई या फिर बाकी और भी कोई पॉलिसी बेची, कोई वहाँ से बैंक को थोड़ा बहुत वहाँ से बैंक को मिल गया कमीशन। तो बेसिकली ये जो फी बेस्ड एक्टिविटीज़ थी तो इनसे रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बैंक का। अब बैंक को सिर्फ लोन इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तो ये एक और मेजर ट्रेंड है। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज इन रिटेल लोन्स। अब क्या होता है कि लोन्स तो पहले लोन्स तो दिए जाते हैं, अब लोन्स के अंदर भी क्या हो गया कि रिटेल लोन्स जो लोगों कॉर्पोरेट लोन्स, पहले कॉर्पोरेट लोन्स हुआ करते थे, तो कॉर्पोरेट लोन्स की जगह अब हाउस होल्ड हो गए, रिटेल घर हो गए। वहाँ पे एजुकेशन लोन कोई ले रहा है, कोई और कोई चीज़ की वजह से लोन ले रहा है, हाउसिंग लोन हो गए को, तो वहाँ पे ज़्यादा लेंडिंग देखने को मिली है। तो दैट इज़ आपका इंक्रीज इन रिटेल लोन्स। बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, क्रेडिट अप्रेजल और इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू लोन डिफॉल्ट्स कम हो रहे हैं, दैट इज आपका बेटर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया हायर कैपिटल एडिक्वेसी। बेसिल नॉर्म्स और आरबीआई, जो बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस बैंक्स को ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करने को फोर्स करते हैं, तो जिससे शॉक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगे। पहले के टाइम पे ऐसा कोई पॉलिसी नहीं थी। नेक्स्ट हो गया लोअर कैश होल्डिंग्स। तो बैंक्स लार्ज कैश रखने के बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे सेफ्टी प्लस रिटर्न दोनों मिल जाते हैं। तो ये भी एक मेजर ट्रेंड है देखने को मिला। और उसके बाद है टेक ड्रिवन एफिशिएंसी। तो डिजिटल सिस्टम से ऑपरेशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो गए हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, पेपरलेस हो गए और कस्टमर फ्रेंडली भी बन गए। तो इसमें मैनुअल वर्क हो गया और मैन पावर की नीड्स हो गई वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अब एक बार इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर लास्ट चीज़ के बारे में, दैट इज कॉजेज ऑफ चेंज इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर जो चेंज हुए हैं उनकी मेन कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक साइकिल हो गए इसके अंदर। तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो बैंक्स, बिजनेसेस और कस्टमर्स को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं। तो रिसेशन पीरियड, जब रिसेशन आता है तो उसमें लोन डिमांड स्लो हो जाती है और एसेट क्वालिटी भी डिक्लाइन हो जाती है, दैट इज इकोनॉमिक साइकिल। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं, जो CRR SLR का जो हमने अभी बात करी हुई है, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हो गए वगैरह वगैरह हो गए। तो रेगुलेशंस से बैंक्स को लेंडिंग, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एडजस्ट करने पड़ते हैं, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब नेक्स्ट हो गया हर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैश हैंडलिंग और मैनुअल ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो गए, तो बैंकिंग फ़ी बेस्ड सर्विसेज जो हो गई वो जो है उनको ग्रो हो रही हैं एंड उनकी कॉस्ट जो हो रही है वो कम हो रही है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। नेक्स्ट हो गया कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो रिटेल लैंडिंग, डिजिटल ट्रांसफर एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे बैंक्स का लेंडिंग मिक्स और डिपॉजिट मिक्स चेंज हो रहा है, तो दैट इज आपका कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है। कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स एंड फिनटेक्स। तो प्राइवेट बैंक्स और फिनटेक कंपनीज कंपटीशन से इनोवेशन फास्ट हो रहा है, तो बैंक्स डाइवर्सिफाइड लेंडिंग और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेन कस्टमर्स। नेक्स्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हो गई, तो बैंक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोरिंग, लोन मॉनिटरिंग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे हैं ताकि NPA, तो बेसिकली जो होता है बैंक्स यूज बेटर क्रेडिट स्कोरिंग एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन टू प्रोटेक्ट डिपॉजिट्स एंड मैनेज लोन लॉसेस। तो लोन लॉसेज है उनको मैनेज करने के लिए काफ़ी ये बैंक कर रहा है। आप देखते हैं इसके अंदर क्या है इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस शीट ट्रेंड्स। तो बैलेंस शीट चेंजेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, अर्निंग पैटर्न और बैंक बिहेवियर।
मॉडर्न बैलेंस शीट जो होती है वो स्ट्रक्चर बैंक्स को सेफर, प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बनाती है, बट साथ ही बेटर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग की भी नीड होती है। ठीक है, दैट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस शीट। अब देखते हैं की इम्प्लीकेशन क्या है, और दैट इज इट। ये आपका लास्ट चीज़ है इस पूरे यूनिट में। तो सबसे पहले होता है रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक सिर्फ लेंडिंग इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहे, एडवाइजरी, डिस्ट्रीब्यूशन, गारंटीज, कार्ड चार्जेस, सर्विस फीस एक्सेट्रा फी से डाइवर्सिफाइड इनकम जनरेट होती है। तो बेटर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, बैंक्स, रिटेल, कॉर्पोरेट, एसएमई लोन्स एंड सो सेफर जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्प्रेड करके, मतलब पूरा इनमें, मतलब ये बैंक्स को एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, काफ़ी वेरियस चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन केस कोई अगर चीज़ डूब भी जाए तो एक चीज़ डूबेगी, दो चीज़ डूबेगी, बट बैंक ने 10 जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो एटलीस्ट वहाँ पे रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा। अब नेक्स्ट हो गया इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड कैपिटल सेफ्टी। तो हाई कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि बैंक शॉक एब्जॉर्व कर सकते हैं और डेली ऑपरेशंस को स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज आपका इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड कैपिटल सेफ्टी। नेक्स्ट हो गया एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टेंट ट्रांसफर्स एंड ऑटोमेटेड पेमेंट्स कस्टमर कन्वीनियंस, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी जो होते हैं उसको इम्प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया इसके देखते हैं सपोर्ट फॉर न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो बैंक्स अब लोन्स और डिपॉजिट के अलावा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा भी ऑफर करते हैं। और दैट इज आपका ये हो गया लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। अब देखो डिजिटल बैंकिंग में मैनुअल को जो गलतियाँ होती है, पेपर वर्क में जो गलतियाँ होती हैं, और ब्रांच को हैंडल करने की फीस होती है, कॉस्ट होती है, वो भी कम हो जाती है, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट हो गया हायर कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, फिनटेक जो फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये सब हो गए, बैंक के कंपटीशन के थ्रू ट्रेडिशनल बैंक्स को कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है। अब वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं तो बैंक्स को भी नॉर्मल उनसे कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है। तो दैट इज़ आपका हायर कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड्स। तो गाइस यूनिट 1 यहीं पे एंड होता है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने इसका गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको वहाँ से भर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एंड टू गेट अपडेटेड, जिसमें हम आपके आने वाले अगले सब्जेक्ट्स के बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड रेस्ट यू कैन join a Telegram group, and for notes you can fill our Google form. Thank you guys, thank you for watching this video, and stay tuned, unit 2 will be out very soon. Thank you so much. See you in the next video.